हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लास 8 हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर, और चैप्टर है द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो हमें वैसे तो पता है कि ये शुरुआत कहाँ से हुई, लेकिन फिर भी इस चैप्टर को हर बार की तरह एक स्टोरी से शुरू करेंगे और फिर चैप्टर की डिटेल्स में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक राज्यों का संग्रह था। कहीं मराठास, कहीं अवध के नवाब और कहीं झांसी की रानी, लेकिन इन सब पर एक विदेशी ताकत अपना कब्जा जमा रही थी, द ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 में बैटल ऑफ पलासी जीतने के बाद कंपनी ने भारत के हर कोने में अपनी जड़ जमाना शुरू कर दी। 100 साल तक उन्होंने हमारी ज़मीन, हमारी संस्कृति और हमारे लोगों पर राज किया। लेकिन फिर आया 1857। इस साल भारत की ज़मीन ने एक बार फिर आग उगली। अंग्रेज़ों के फौजियों यानी कि इंडियन सिपाहीज के दिल में अब गुस्सा उबल रहा था। किसी ने उनसे उनका सम्मान छीन लिया था, किसी ने उनकी धरती और किसी ने उनका धर्म छीन लिया था। फिर एक छोटी सी वजह एक बड़े गुस्से का कारण बनी, और वो क्या थी? वो थी द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। कहा गया था कि नए एनफील्ड राइफल्स के कार्ट्रिजेस में गाय और पिग की चर्बी लगी है। अब हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी, वहीं पर मुस्लिम्स के लिए पिग्स नापाक थे। तो बस ये बात बिजली की तरह पूरे देश में फैल गई। 29 मार्च 1857 बैरकपुर के एक जवान मंगल पांडे ने अपने अधिकारियों के खिलाफ बंदूक उठा ली। उनके कदम ने एक तूफान को जन्म दिया। 10 मई 1857 मेरठ के कुछ सिपाही मिलकर खुले आसमान के नीचे आज़ादी के नारे लगा रहे थे और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे। और दिल्ली में एक बूढ़ा लेकिन गर्व से भरा हुआ मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर एक बार फिर से हिंदुस्तान का सम्राट घोषित हुआ। भारत की सड़कें खुशी से गूंज उठी। कंपनी राज खत्म हो गया है, ये अफवाह पूरी धरती पर फैल चुकी थी। रानी लक्ष्मीबाई ने अब झांसी छोड़ते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। वहीं पर नाना साहेब तांत्या टोपे कानून नहीं अब तलवार उठा रहे थे, और पूरा भारत एक ही सुर में बोल रहा था, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। लेकिन दुख की बात यह है कि क्रांति ज़्यादा दिन नहीं टिक पाई। अंग्रेज़ों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और हमारे कई वीर शहीद हो गए। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1857 का ये जो जुनून था, ये बनी भारत की पहली आज़ादी की चीख। इसी रिवोल्ट को आज हम याद करते हैं, ना कि सिर्फ एक म्यूटनी के रूप में बल्कि द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में। तो चलो देखते हैं कैसी छोटी छोटी चिंगारियाँ एक बड़ी आग बन गई थी। तो अब डिटेल में पढ़ते हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857। So let us start with the details, so setting the context India in 1857। अब देखो हुआ कुछ ऐसा था कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुई थी, और उसके बाद यही ट्रेडिंग कंपनी द ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे हमारी कंट्री में पॉलिटिकल कंट्रोल और उसके बाद हमारे पूरे देश को कंट्रोल करने में लग गई। तो ये जो 100 साल थे फ्रॉम 1757 टू 1758, यहाँ तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक डोमिनेंट पावर बन चुकी थी इंडिया में, और लोगों में इनके खिलाफ गुस्सा था, इनके खिलाफ नाराज़गी थी। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ हमारे लिए, हमारे देशवासियों के लिए बहुत ख़राब थी। एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हमारे रिसोर्सेज का, और ब्रिटिश रूल बहुत ही ज़्यादा ऑप्रेसिव था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूटा। तो एंगर और रिजेंटमेंट जो थी, इट फाइनली एक्सप्लोडेड इनटू एन ओपन रिवोल्ट। और ये जो रिवोल्ट था, दिस इज सेड टू बी द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसने ब्रिटिश फाउंडेशन की जो ब्रिटिशर्स की फाउंडेशन थी ना, उसको भी थोड़ा सा हिला कर रख दिया।
ये कोई जस्ट एक छोटा सा ऐसे रिबेलियस रिवोल्ट नहीं था, बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान में फैला था, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक, जहाँ पर लोग सिर्फ एक चीज़ की डिमांड कर रहे थे कि अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। सो दे ऑल वांटेड इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिस रूल। अब यहाँ पर इस रिवोल्ट को ना अलग अलग नाम दिए गए, जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियंस बोलते हैं कि ये एक सिपॉय म्यूटनी है, मतलब कि सिपाहियों के द्वारा की गई ये एक बगावत है जहाँ पर सोल्जर्स रिबेलियस हो गए थे। वहीं पर अगर आप हमारे इंडियन हिस्टोरियंस की बात सुनो तो यहाँ पर इसे बुलाया गया द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, जिसने नेशन के कैरेक्टर और को एम्फेसाइज किया एंड ऑल्सो द गोल ऑफ फ्रीडम। तो ये वो टाइम था जब ये रिवोल्ट शुरू हुआ 1857 में, लेकिन जैसे हमने अपनी स्टोरी में भी देखा था ये 1858 में ख़त्म हो गया, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास पावर ज़्यादा थी, उनके पास पैसा ज़्यादा था, उनके पास टेक्नोलॉजी बेहतर थी, तो ये वहीं पर सप्रेस हो गया। लेकिन इस रिवोल्ट ने एक चिंगारी लगा दी हिंदुस्तानियों में, और वो चिंगारी आगे चलकर हमारे 1947 में इंडिपेंडेंस मूवमेंट का यही चिंगारी उसका मेन कॉज बनी। अब हम बात करते हैं कि लोगों ने रिवोल्ट करना क्यों शुरू कर दिया। देखो, अगर सब कुछ पीसफुल चल रहा हो तो कोई भी रिवोल्ट नहीं करेगा, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो रिवोल्ट्स तो होंगे। तो ये रिवोल्ट क्यों हुए थे, उसके ये 5 रीज़न्स हैं। कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, मतलब कॉजेज़ हैं, रीजंस नहीं, कॉजेज़ हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस, मिलिट्री एंड इमीडिएट कॉजेज़। तो हर एक को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं कि इन कॉजेज़ में लिखा क्या है। शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल कॉजेज़ से। सो सबसे पहला कॉज था द रोल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। तो अब जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ थी ना, वो एक्सपैंड करना चाहते थे। बेसिकली वो चाहते थे कि वो पूरा देश, पूरा भारत उनके कंट्रोल के अंडर आ जाए। तो ये जो इनकी एग्रेसिव एक्सपेंशन पॉलिसीज़ थी, स्पेशली ये जो लॉर्ड डलहौज़ी ने बनाई थी, उसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफ़रत फैल गई ब्रिटिशर्स के लिए। तो इसका ना मेन गोल क्या था लॉर्ड डलहौज़ी का, कि मुझे पूरा का पूरा कंट्री, पूरा का पूरा भारत, हर एक स्टेट कंप्लीटली ब्रिटिश डोमिनेंस के अंडर चाहिए। तो उसने क्या किया, बहुत सारे इंडियन स्टेट्स को अनजस्टली अपने अंडर एनेक्चर कर लिया। बहुत सारे रूलर्स और उनकी प्रजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो उनमें से एक पॉलिसी थी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो लॉर्ड डलहौज़ी ने दी थी, और उसका रूल ये था कि अगर रूलर मर जाता है बिना किसी मेल वारिस के, तो उसका जो राज्य है वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। ये उन्होंने एक रूल बना दिया। तो इससे उन्होंने सतारा, नागपुर और झांसी को एनेक्चर कर लिया, और इस वजह से इंडियन रूलर्स के किंगडम्स चले गए। स्पेशली रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, उन्होंने तो बोला कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और इस वजह से यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी। तो वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक क्रांतिकारी मानी जाती हैं। अब डिसरिस्पेक्ट हो रही थी यहाँ पर इंडियन रूलर्स की, क्योंकि हो क्या रहा था, अब जैसे नाना साहिब थे, नाना साहिब एक अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव टोके, तो उनको उनकी पोजीशन देने से डिनाई कर दिया गया उनकी फादर की डेथ के बाद, और साथ ही साथ उनकी जो पेंशन थी उसको भी बंद कर दिया गया। इससे उनको ह्यूमिलिएशन फील हुई और अब वो भी क्रांतिकारी बन गए। वैसे ही बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल एम्परर थे दिल्ली में, उन्हें बोला कि अब के बाद आपकी फैमिली रेड फोर्ट में ना रहकर कुतुब मीनार के पास कहीं एक छोटी सी जगह पर रहेगी। अब ये इतने बड़े रूलर के लिए अगेन एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट की बात थी। तो ब्रिटिशर्स ने तो इससे उनकी डिग्निटी हर्ट हुई, और उनके जो सेंटिमेंट्स थे, मुस्लिम्स के जो सेंटिमेंट्स थे, वो ऑफेंड हुए। 1856 में ब्रिटिशर्स ने एक फॉल्स एक्विजिशन के अंडर अवध के नवाब को उसकी पोजीशन से हटा दिया, माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के। अब अवध के लोग अपने नवाब को ना बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे, और बोला जाता है कि अवध और ब्रिटिशर्स काफ़ी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। और उसके बाद इन्होंने फिर भी माल एडमिनिस्ट्रेशन का
इल्ज़ाम लगाकर अवध के नवाब को हटा दिया और फिर उसे भेज दिया एग्जाइल में टू कैलकटा। तो ये जो एनेक्सेशन थे ना, उससे लोग शॉक्ड भी थे और लोग गुस्सा भी थे, और फाइनली स्पेशली जो सोल्जर्स थे अवध के, तो इस तरह इन्होंने एनेक्सेशन की अवध की। अब इन्होंने ना ट्रीटीज़ बहुत सारी वायलेट की। अब जैसे ये ना ट्रीटीज़ बनाते थे लेकिन अपने फ़ायदे के हिसाब से बनाते थे, और जब उनको लगता था कि अब इनसे हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो उसको ख़त्म कर देते थे और अपने मर्ज़ी से काम करते थे। सो ब्रिटिशर्स हैड शोड नो रिस्पेक्ट टू द ट्रीटीज़ दैट दे साइंड विद द इंडियन रूलर्स। उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस को ब्रेक किया सिर्फ अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए। इससे लोगों में गुस्सा भी था, इनसिक्योरिटी भी थी इंडियन स्टेट्स के अंदर, और दे रियलाइज दैट एनी किंगडम कुड बी टारगेटेड नेक्स्ट। तो मतलब लोगों को ये पता था कि उनका किंगडम भी कभी भी टारगेट किया जा सकता है बाय द ब्रिटिशर्स। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कॉजेज़। तो ये तो थे सारे पॉलिटिकल कॉजेज़ जहाँ पर ट्रीटीज़ वायलेट करना या फिर एनेक्सेशन करना, माल एडमिनिस्ट्रेशन बोल के, या फिर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर नवाब्स को या जो रूलर्स हैं उनको बोलना कि अब इस बड़ी सी जगह से एक छोटी सी जगह पर शिफ्ट हो जाओ, तो वो डिसरिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स। तो ये सब होने के बाद अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक कॉजेज़ की। सबसे पहला इकोनॉमिक कॉज है द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिशर्स। अब आए ये ट्रेड करने थे, धीरे धीरे इन्होंने हमारे काम पर, हमारी ज़मीनों पर, हमारे देश पर कब्जा कर लिया, और जितना भी हमारे कंट्री में जो भी रिसोर्सेज थे उनको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयट किया। इंडियंस गरीब होते गए और ब्रिटिशर्स अमीर होते गए। तो इन्होंने डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया, इन्होंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन पे। जो इंडियन ट्रेडिशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, रिजल्टिंग पॉवर्टी, मिजरी एंड गुस्सा इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि लोगों को पता था, चाहे वो एक किसान है, किसान पूरा दिन रात मजदूरी करता था फिर भी टैक्स नहीं भर पाता था। टैक्स नहीं भरेगा तो उसको जेल में डाल देंगे या उसको मारेंगे या फिर उससे ज़बरन जो भी है उसका सब ले लिया जाएगा। दूसरा, ज़मींदार भी खौफ में थे, वैसे ही जो ट्रेडर्स थे वो भी खौफ में थे। तो सब में एक डर, एक गुस्सा सब में बसा हुआ था। अब बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था ना, इट ब्रॉट द ग्रेट हार्डशिप स्पेशली टू द पीजेंट्स। तो ज़मींदारी सिस्टम के अंदर पीजेंट्स एक्सप्लॉयट हो रहे थे, ज़मींदार उनसे हाई टैक्सेस लेते थे, और मनी लेंडर्स दे ट्रैप्ड फार्मर्स इन द डेट्स। तो मनी लेंडर्स उनको पैसे देते थे और अब किसान जो थे, जो फार्मर्स थे, वो कर्ज के नीचे डूब रहे थे। सो इफ़ द पीजेंट्स वर फेल टू पे दीज टैक्सेस, या मारेंगे या जेल में डाल देंगे या फिर उनको टॉर्चर करेंगे, और कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन होती थी इवन इतनी पॉवर्टी के बाद भी। और इवन जब फेमाइन, जब सूखा पड़ जाता था, जब ड्रॉट्स आ जाते थे, उस समय पर भी बहुत ज़्यादा इनसे टैक्सेस वसूल किए जाते थे। सो द पीजेंट्स वर इन मिजरी, दे वर इन पॉवर्टी। नाउ टॉकिंग अबाउट द इनसिक्योरिटीज़ अमंग द लैंडलॉर्ड्स, इवन जो तलुकदार थे या फिर ज़मींदार थे ना, उनमें भी इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा उन्हें लैंड ग्रांट थी, मतलब थाउजेंड्स ऑफ जागीर्स एंड लैंड ग्रांट्स, वो दे वर कॉन्फिस्केटेड बाय बेंटिक एंड डलहौजी। और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे वो दे प्रोड्यूस द टाइटल डीड्स, लॉस्ट देयर लैंड्स। तो ब्रिटिशर्स ने इन तलुकदारों से और ज़मींदारों से भी उनकी ज़मीन छीन ली थी, ये बोलकर कि तुम्हारे पेपर सही नहीं है, और अगर तुम्हारे पेपर सही नहीं होंगे तो ये सारी की सारी ज़मीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी। तो इस तरह लैंडलॉर्ड्स भी बहुत ज़्यादा खौफ में थे, जैसे कि पीजेंट्स थे। अब इकोनॉमिक लॉस इन अवध। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब अवध को एनेक्चर किया तो ब्रिटिशर्स ने ज़मीनें, तलुकदार और ज़मींदारों की जितना भी ज़मीनें थी, जितनी भी थी, वो सब ले ली। अब जो पावरफुल ग्रुप्स थे ना, दे बिकेम द स्वॉन एनिमीज़ ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो वो उनको गुस्सा आ गया क्योंकि उनकी ज़मीनें ले ली। जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन था, इट वाज रिप्लेस्ड बाय द रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन, लीडिंग टू द जॉब लॉसेस। अब जो रॉयल एडमिनिस्ट्रेशन था उसको कंपनी ने रिप्लेस कर दिया, और लोगों की अब क्या चली गई, अब उनकी जॉब चली गई, अब अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, और अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो पॉवर्टी आ गई। इस वजह से भी लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था।
यहाँ पर इवन देयर वॉज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज। तो ये क्या करते थे, ये अपनी चीज़ों को सस्ते में बेचते थे, उससे जो इंडियंस की हैंडीक्राफ्ट थे, इंडियंस का जो जितने भी आर्टिशन थे, सबको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। सो दिस प्रमोटेड द ब्रिटिश ट्रेड एंड द इंडस्ट्री, एंड इंडियन वंस को इन्होंने पूरी तरह वो नेग्लेक्ट हो चुके थे। तो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, ऑल ऑफ देम दे कोलैप्स्ड, और इंडियन आर्टिशंस और क्राफ्टमैन पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। there was no support and they had no buyers for their material, for their goods. So British goods ही पूरी मार्केट में फ्लड कर रही थी, and we became the supplier of the raw material. जहाँ पर हम producers होते थे, now we became the suppliers. Now coming on to the unemployment and the loss of livelihood. तो जैसे हम बात कर रहे थे अवध की, वैसे ही बहुत सारी इंडियन स्टेट थी जिनकी एनेक्सेशन हुई एंड द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट देखी गई। इसके बाद इंडियन नोबल्स, ऑफिशियल्स और जो सबॉर्डिनेट्स थे, उन सब की जॉब्स चली गई। पोइट्स, म्यूजिशियंस, आर्टिस्ट्स एंड आर्टिशंस जो रॉयल पैट्रनेज पे डिपेंडेंट होते थे, तो जब ये सारे किंगडम्स, ये सारी रियासतें ब्रिटिशर्स के अंडर गई, तो उनका भी जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़। तो आपने देखा कि किस तरह धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को एकदम डेड बना दिया। अब हम बात करेंगे क्या सोशल और रिलीजियस कॉजेज़ रहे। अब सबसे पहले बात करते हैं द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑन द सोसाइटी। अब ब्रिटिशर्स आए, वो अपना वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर स्प्रेड कर रहे थे, और जो इंडिया की वैल्यूज़ थी उनका इम्पोर्टेंस कम कर रहे थे। तो जो इंडियंस था उन्हें ऐसा लगा कि ये एक एलियन कल्चर स्प्रेड हो रहा है विच इज़ थ्रेट टू आवर ओन इंडियन कल्चर एंड द सोशल कस्टम्स। तो बहुत ज़्यादा ब्रिटिश रिफॉर्म्स आए, दैट वर मेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट, जिन्होंने हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, हमारे सोशल सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। जितने भी उनके रिफॉर्म्स थे, जैसे कि अबॉलिशन ऑफ सती इन 1857 एंड द फीमेल फिटिसाइड। नेक्स्ट इज़ द विडो री मैरिज एक्ट इन 1856, जिसमें विडोज़ को री मैरी करना अलाउ था। फीमेल इन्फेंट को मारना मना था, और सती सिस्टम, जहाँ पर एक लेडी उसके हस्बैंड के साथ सेम आग में जलकर मर जाती थी, वो भी यहाँ पर इन्होंने अबॉलिश किया। विमेन एजुकेशन को प्रमोट किया। सो जितने भी ऑर्थोडॉक्स इंडियंस थे, उनको लगा कि ये हमारे रिलीजन के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये हमारे ट्रेडिशनल कस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो यहाँ से क्रांति की जो चिंगारी थी वो और थोड़ी सी बढ़ी। उसके बाद मिशनरी एक्टिविटीज़। तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ आए थे, इन्होंने इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। इन्होंने हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बिलीव्स को मॉक किया, जिससे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। यहाँ पर प्रीस्ट और मौलवीज़ थे, उनकी इम्पोर्टेंस कम हुई, और क्रिश्चियन मिशनरीज़ को ज़्यादा हायर लेवल पर दिखाया जाता था, मतलब उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिखाई जाती थी। तो पीपल फेयर दैट ब्रिटिश वांटेड टू कन्वर्ट इंडिया इंटायरली टू क्रिश्चियनिटी। तो उनको लग रहा था कि पूरी तरह हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। अब वेस्टर्न एजुकेशन और कल्चर थ्रेट की बात करें, तो ये जो स्प्रेड होता है वेस्टर्न एजुकेशन का, इट रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ पंडित जो हिंदू स्कॉलर्स थे एंड मौलवीज जो मुस्लिम स्कॉलर्स थे, और बहुत ज़्यादा ने उनको देखा एज एन अटैक ऑन इंडियन ट्रेडिशन एंड लर्निंग। तो एग्जाम्पल, पटना में ना एक इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ऑफिस था दैट वाज मॉकिंग इंडियन कल्चर, तो उसे शैताने दफ्तर यानी कि डेविल्स ऑफिस बुलाया गया था। अब अगर हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ एंड फियर ऑफ ब्रिटिश इंटेंशंस की बात करें, तो इन्होंने रेलवेज, पोस्ट, टेलीग्राफ्स, ये सब कुछ इंट्रोड्यूस किया, जिससे लोगों के बीच में एक सस्पिशन पैदा हुआ। सिंपल विलेजेस को टेलीग्राफ बिलीव कि ये जो टेलीग्राफ वायर्स हैं, ये वेस्टर्न मैजिक है जो उनके ऊपर स्पाई कर रहा है और इविल को स्प्रेड कर रहा है। तो इससे भी ना लोगों के बीच में और डिस्ट्रस्ट बढ़ा टुवर्ड्स द ब्रिटिशर्स। देन ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, तो इट इज़ सेड दैट इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो ये मानते थे कि सब बराबर हैं लॉ के आगे।
ठीक है। अब ये क्या करते थे, इन्होंने धीरे धीरे ये जो कास्ट वाला सिस्टम था ना, इसको इन्होंने बैलेंस करना शुरू कर दिया कि सब बराबर हैं, कोई अपर कास्ट लोअर कास्ट नहीं है। तो इससे जो वो लोग जिनके पास सोशल प्रिविलेजेस थी, उनको उनके मन में एक डर आ गया और इंडियन कस्टम्स और कास्ट बेस्ड डिस्टिंक्शंस को टोटली इन्होंने इग्नोर किया एंड सिस्टम वाज व्यूड एज अनफेयर एंड एलियन टू द इंडियन ट्रेडिशंस। अब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अब जहाँ पर ये इंडियंस को बोल रहे थे कि एक ही कास्ट, मतलब कास्टिज़म को अबॉलिश करने को, वहीं पर ये इंडियंस को नीचा देखते थे। सो दे बिलीव्ड कि ये जो यूरोपियन रेसेस हैं ना, ये सुपीरियर हैं, and they practiced racial discrimination and they refused the same level with the Britishers. So they treated Indians with arrogance and contempt, and this humiliation united educated and common people alike in anger. तो इस racial discrimination से लोग और ज़्यादा पास आए। अब हम बात करेंगे मिलिट्री कॉजेज़ की। सबसे पहला है द डिसकॉन्टेंट और इन द इंडियन आर्मी। अब ये जो रिवोल्ट था ना 1857 का, ये सिपॉयज़ की म्यूटिनी से ही शुरू हुआ था। मतलब इंडियन सोल्जर्स ने जब बगावत करना शुरू कर दी थी इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी, तो बहुत सारे सोल्जर्स थे जो ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे। तो इन्हीं सोल्जर्स ने, जो ब्रिटिशर्स के अंडर काम करते थे और उनके लिए काम करते थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को इन 100 सालों में इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था इंडिया में, जब उनको अपनी पोजीशन और रिस्पेक्ट नहीं मिली उस आर्मी में, तब उन्होंने बगावत करना शुरू की। और बहुत सारे सिपॉयज़ जो थे वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत लॉयल थे और उन्होंने ही इंडिया में ब्रिटिशर्स को कॉन्कर करने में हेल्प की थी। मतलब ब्रिटिशर्स की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग करने में उन्होंने ही हेल्प की थी। तो मिड 19th सेंचुरी तक ये जो डिससेटिस्फेक्शन था ना लोगों में, ये बढ़ रहा था, स्पेशली द अपर कास्ट हिंदूज, राजपूत्स और ब्राह्मण्स में। अब यहाँ पर क्या था ना, देयर वाज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ रिवॉर्ड। अब सिपॉयज़ जो थे, ये जो सिपाही थे, ये ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम करते थे। ब्रिटिशर्स का इन्होंने पूरा एम्पायर बिल्ड करने में इनकी हेल्प की, लेकिन ना ही इनको कभी अप्रिशिएट किया गया और ना ही इनको कभी रिवॉर्ड किया गया। दे वर ट्रीटेड विद कंटेंट बाय द ब्रिटिश ऑफिसर्स, मतलब ऐसे निचली नज़रों से उनको देखा जाता था। अब यहाँ पर ना इस चीज़ ने लोगों के बीच ना एक रेशियल डिवाइड बना दिया। इंडियन सिपॉयज़ को निचली नज़रों से देखा जाता था, वहीं सारी अप्रिसिएशन, सारे रिवॉर्ड्स सिर्फ ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए हुआ करते थे। इससे डिस्क्रिमिनेशन था, इससे ही अनइक्वल ट्रीटमेंट इंडियन सिपॉयज़ को फेस करनी पड़ी एंड दे कुडंट राइज बियॉन्ड द सूबेदार रैंक। मतलब जब वो शुरू करेंगे तो वो सूबेदार रैंक से ऊपर नहीं जा सकते, चाहे वो कितना भी अच्छा काम कर ले। सैलरीज उनकी ब्रिटिश सोल्जर्स से कम थी। फूड, लॉजिंग, क्लोथिंग सब कुछ पुअर था एज़ कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। बल्कि वो ज़्यादा केपेबल थे और ज़्यादा ब्रेव थे, लेकिन कभी भी उन्हें प्रमोट नहीं किया गया, कभी भी उन्हें इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ओल्ड थे, इनकॉम्पिटेंट थे, लेकिन फिर भी वो बेटर पोजीशंस पर थे एंड दे फेल टू अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन सोल्जर्स। सिपॉयज़ को लगा कि उनमें स्किल्स हैं, उनमें डिसिप्लिन है, फिर भी ब्रिटिश कमांड उन्हें इग्नोर करती जा रही है। तो 1856 में एक ओवरसीज सर्विस एक्ट आया, जिसके तहत लोगों को फ़ौरन भेजा जा सकता है लड़ाई के लिए अगर ज़रूरत हो तो इसमें स्पेशली हिंदूज़ के लिए तो ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये माना जाता था कि अगर वो अपना देश छोड़कर बाहर जाएंगे तो उन्हें अपनी कास्ट से हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक नया रूल आ गया सोल्जर्स के लिए, तो हिंदू सिपॉयज़ के लिए तो ये एक थ्रेट बन चुका था, बिकॉज क्रॉसिंग सी बिलीव द लॉस ऑफ कास्ट। तो इसे एज एन अटैक देखा गया ऑन देयर रिलीजन। अब क्या था, अब यहाँ पर डिसबैंडिंग हो गई थी नेटिव आर्मीज़ की। जैसे हमने अवध की एनेक्सेशन पढ़ी थी, जहाँ पर नवाब को हटा दिया गया मिस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर माल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते, तो जितने भी उसके सोल्जर्स थे ना, सबको, उसकी जो पूरी आर्मी थी उसको डिसमेंटल कर दिया गया और सारे के सारे लोग अब बेरोज़गार हो चुके थे। तो सबका लाइवलीहुड जा चुका था। इन्हीं सोल्जर्स में बहुत गुस्सा था और ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिबेल करने के लिए एकदम तैयार थे।
अब न्यूमेरिकल सुपीरियॉरिटी ऑफ द इंडियन सिपॉइज, तो देखो 1856 में ना अगर इंडियन सिपॉइज की अगर आप नंबर देखो, सो दे आर सेड टू बी अराउंड 5 times मोर एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स। तो देखो अगर ये सारे आपस में मिल जाते तो उसी टाइम उसी समय पर ये ब्रिटिशर्स को हटा सकते थे, उनको हरा सकते थे। तो बहुत ज़्यादा आउट नंबर्ड थे हमारे इंडियन सोल्जर्स एंड दे गेव कॉन्फिडेंस एंड करेज टू द रिवोल्ट व्हेन द अपॉर्चुनिटी केम। तो जब अपॉर्चुनिटी आई तो इन सभी ने मिलकर इस रिवोल्ट को कॉन्फिडेंस भी दिया और इनको इस रिवोल्ट को एक करेज भी दिया। नाउ कमिंग ऑन टू द इमीडिएट कॉजेज, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सो दिस वॉज द स्पार्क ऑफ 1857। तो सबसे पहला इंसिडेंट था द ग्रीस्ड कार्ट्रिज इंसिडेंट। तो 1857 में इंडियंस दे वर फुल ऑफ एंगर एंड डिसकंटेंट बिकॉज द पीपल वर जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर। तो मतलब ऑलरेडी गुस्सा था, ऑलरेडी उनके खिलाफ नफरत भर चुकी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, क्योंकि वो अलग अलग तरीक़ों से इंडिया को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे और बर्बाद कर रहे थे। तो लोगों को ना अब सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत थी जिससे कि एक विद्रोह फूट पड़े। तो यही हुआ व्हेन दे गॉट द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। तो एक कार्ट्रिज बनाई गई, उसके ऊपर एक पेपर लगाया गया, ग्रीस्ड पेपर, और बोला गया कि जब इस कार्ट्रिज को यूज़ करना है तो पहले पेपर को मुंह से हटाना पड़ेगा। अब लोगों में ये बात फैल गई कि ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है ये बनी हुई है गाय और पिग की चर्बी से। अब गाय हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है, वहीं पर पिग्स मुसलमानों के लिए पवित्र थे। तो अब लोगों ने यहाँ पर डर भी था, खौफ भी था और गुस्सा भी था और इसको यूज़ करने से मना कर दिया। सो दिस एनफील्ड राइफल एंड द र्यूमर, जिसकी वजह से इसको बाइट करने से बहुत सारे सोल्जर्स ने मना कर दिया। अब ये बात पहले तो शुरुआत तो इसकी हुई थी कैलकटा से, दमदम कैंटोनमेंट कैलकटा से, लेकिन धीरे धीरे ये बात पूरे इंडिया के कैंटोनमेंट्स में फैल गई एंड द र्यूमर स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर इन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। और ये माना गया कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है बाय द ब्रिटिशर्स, उनके रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं, डेलिब्रेटली टारगेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से मिलिट्री स्टेशंस में गुस्सा हो गया, फैल गया इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब मंगल पांडे और बैरकपुर का इंसिडेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, जो एक बैरकपुर में सिपाही थे, उन्होंने इस कार्ट्रिज को यूज़ करने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने उनके ऊपर दबाव डाला, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं यूज़ किया और गुस्सा आया, उन्होंने राइफल उठाई और एक ब्रिटिश ऑफिसर को मार दिया। उन्हें वहीं पर अरेस्ट करके उसको लटका दिया गया, यानी कि उसको हैंग कर दिया गया टिल डेथ। सो उसके जो फेलो सिपाही थे ना, उन्होंने उसे एक शहीद का दर्जा दिया और दिस वाज द सिंबल ऑफ ब्रेवरी एंड रेजिस्टेंस, कि चाहे उसे मारने की धमकी दी गई, चाहे उसे मार दिया गया, लेकिन मंगल पांडे झुके नहीं। तो यहाँ से लोगों के बीच में ना अब और क्रांति यहाँ से शुरू हुई और लोगों के बीच में ब्रिटिशर्स के खिलाफ और गुस्सा और नाराज़गी बढ़ने लगी। अब इसके बाद हुआ मई 9, 1857 को मेरठ में एक इंसिडेंस, जहाँ पर 85 सिपाहियों ने मना कर दिया कि हम इस कार्ट्रिज को यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पर उनका कोर्ट मार्शल किया गया, उनको इम्प्रिजन किया गया, उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट किया गया, उनकी यूनिफॉर्म्स उतार दी गई और जिससे हर किसी के मन में ना एक डर और एक गुस्सा भर गया था। सो ये जो ह्यूमिलेशन थी, इसने अगले दिन के रिवोल्ट के लिए एक स्टेज सेट किया। द वेरी नेक्स्ट डे, द 10th मई 1857 को जितने भी सिपाही थे मेरठ में, उन सब ने इस ह्यूमिलेशन का बदला लेने के लिए उन्होंने सारे सिपाहियों को उन्होंने जेल तोड़ दी और यूरोपियन ऑफिसर्स को मार दिया और फिर उनके जो बंगले थे उनको आग लगा दी और अब वो चल पड़े दिल्ली की तरफ मार्च करते हुए। दे कट द टेलीग्राफ लाइंस टू दिल्ली टू स्टॉप दिस कम्युनिकेशन। तो उन्होंने टेलीग्राफ लाइंस को भी कट कर दिया ताकि ये खबर दिल्ली तक ना फैल जाए और अब वो आज़ादी का नारा लगाते हुए दिल्ली की तरफ बढ़ चले और अब वहाँ पर जाके जितने भी लोकल सिपाही थे वो इस रिवोल्ट में ज्वाइन हो चुके थे और उन्होंने यूरोपियंस को मार भी दिया था।
अब दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना लीडर घोषित कर दिया, उन्हें फिर से एम्परर घोषित कर दिया। अब यहाँ पर ये जो लीडरशिप थी, दिस गेव रिवोल्ट लेजिटिमेसी एंड द नेशनल आइडेंटिटी एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल एम्पायर वॉज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर गन से और जॉय से पूरे नॉर्थ इंडिया में ये मुगल एम्पायर का रिस्टोरेशन अब मतलब सेलिब्रेट किया जा रहा था। ये न्यूज़ बहुत जल्दी स्प्रेड हो गई कि कंपनी राज अब ख़त्म हो चुका है और अब इंडियन रूलर्स वापस आ गए हैं। द रिवोल्ट स्प्रेड अक्रॉस द नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली को उन्होंने कैप्चर किया एंड रिवोल्ट ब्रोक अक्रॉस द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड द वेस्टर्न बिहार। जो सिपॉयज़ म्यूटनी थी, मतलब जो सिपाहियों की बगावत थी, दे ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दैट्स वाई द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज़ कॉल्ड एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल एक कहानी है। पहले स्टोरी सुनो, फिर इस चैप्टर की डिटेल्स को सुनो और उसके बाद अपनी बुक पढ़ो, तो आपको हर चीज़ बहुत ही सिंपल लगेगी। अगर आपको लगता है कि आपको ये पॉइंट्स बहुत यूज़फुल हैं तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में आपको इस पीपीटी का लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप ये सारे पॉइंट्स अपने पास रख के इनसे प्रॉपर नोट्स बना सकते हो। तो चलो अब हम बात करने वाले हैं द मेन इवेंट्स ऑफ द रिवोल्ट, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ दिस रिवोल्ट। अब मेन इवेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले द फॉल ऑफ दिल्ली। तो ब्रिटिशर्स सून सेंड द रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द पंजाब। अब जब मई में कैप्चर हुआ दिल्ली और वहाँ पर बहादुर शाह जफ़र को फिर से एम्परर बना दिया गया, पूरे इंडिया के एम्परर बना दिया गया। उसके बाद कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक वेट किया ब्रिटिशर्स ने और फिर सितंबर में पंजाब से रीइंफोर्समेंट भेजकर फिर से दिल्ली को कैप्चर कर लिया। आफ्टर मंथ्स ऑफ फाइटिंग दिल्ली वॉज रीकैप्चर्ड इन सितंबर 1857 एंड इट वॉज नाउ फॉलोड बाय द रीन ऑफ टेरर, जहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस को ऐसे ही मार दिया गया। बहादुर शाह जफ़र को कैप्चर करके उसका ट्रायल करा के उसे रंगून यानी कि म्यांमार एग्जाइल में भेज दिया गया। एंड ही हैड 2 सन्स एंड अ ग्रैंडसन, जिन्हें सड़कों पर मार दिया गया और उनकी लाशें लोगों को दिखाई गई ताकि लोगों के बीच में डर फैले और वो अब ये बगावत करने से पहले सोचें। अब हम बात करते हैं द रिजल्ट्स ऑफ द रिवोल्ट। ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का रूल एंड हुआ। तो ब्रिटिशर्स को एक बात समझ आ चुकी थी कि अगर हमें इतना बड़ा देश चलाना है ना, तो सिर्फ कंपनी के रूल से नहीं चलेगा, एक हायर अथॉरिटी चाहिए, एक हायर पावर चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का रूल एंड हुआ और नाउ इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो 1876 में क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया का टाइटल दिया गया, दैट वाज अंडर द रॉयल टाइटल एक्ट 1876। और यहाँ पर आती है क्वीन विक्टोरिया की प्रोक्लेमेशन इन 1858, जहाँ पर वो बोलती हैं कि नाउ वी विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंडियंस। हम जितनी भी ट्रीटीज़ हमने साइन की हैं विद द इंडियन स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, उन सब को हम फॉलो करेंगे और कोई भी मतलब किसी भी तरह से वो फेलियर नहीं होगा उनका। देन उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को अबॉलिश किया। अब यहाँ पर इंडियन रूलर्स अपने अब बच्चे लीगली अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको अपने थ्रोन पर बिठा सकते हैं। नाउ द रिलेशन विद द इंडियन स्टेट्स। अब जहाँ पर ये जो ट्रीटी साइन की हुई थी उनका ऑनर हो रहा था, इंडियन रूलर्स के साथ लॉयल रहा जा रहा था। बेसिकली उनके ब्रिटिशर्स के दिल में ना एक डर बैठ चुका था कि ऐसा ना हो कि अब इंडियंस फिर से हमारे खिलाफ बगावत कर दें। तो वो जो ट्रस्ट था, वो जो लॉयल्टी थी ना, उसको गेन करने की कोशिश की जा रही थी ताकि ब्रिटिशर्स सेफ रहें और प्रोटेक्टेड रहें। एंड द एम वॉज टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। उसके बाद अगर हम रिलीजियस और सोशल पॉलिसीज़ की बात करें तो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक नॉन इंटरफेरेंस का उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम तुम्हारे रिलीजन और सोशल कस्टम्स में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। वहीं पर विडो री मैरिज एक्ट एंड दिस ग्रीस्ड कार्ट्रिज, जो एक इमीडिएट कॉज रहा था ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, उन सब को भी हटा दिया गया, राइट। तो उन्हें ताकि लोगों के बीच में ना वो
वो एक लॉयल्टी बनी रहे, वो डर ख़त्म हो जाए और अब वो फिर से ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें। देन द वेरी बिग चेंज दैट दे डिड वाज अ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, जहाँ पर उन्होंने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया। अब जहाँ पर हम पहले देखते थे कि 5:1 की रेशो हुआ करती थी, अब वही रेशो को उन्होंने चेंज किया, जहाँ पर 5 इंडियंस और 1 ब्रिटिश सिपाही हुआ करता था। अब उन्होंने ये जो चीज़ थी ना, इसको ख़त्म किया, इंडियंस को कम किया, ब्रिटिशर्स की संख्या बढ़ा दी। सो नंबर ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वर इंक्रीज्ड। इवन जो इनकी आर्टिलरी और की पोजीशंस थी वहाँ पर ब्रिटिशर्स को ही कंट्रोल दिया गया कि कहीं फिर से अगर सारे के सारे सिपाही एक साथ आ जाएंगे तो वो फिर बगावत कर सकते हैं, तो इसलिए उनको इन की पोजीशन से दूर रखा गया। और इन्होंने अपनाई डिवाइड एंड कंट्रोल की पॉलिसी। मतलब अब जैसे इंडिया अलग अलग रीजन्स में, रिलीजन्स में और कास्ट्स में बटा हुआ था, तो इन्होंने अलग अलग रिलीजन और कास्ट के लोगों को एक जगह रखा ताकि उनमें ना यूनिटी ना बन पाए, ताकि वो एक दूसरे से सेपरेटेड रहें और एक दूसरे के साथ मिलकर बगावत ना करें। देन द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, तो अब इंडियंस को प्रॉमिस किया गया कि उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स मिलेंगी बेस्ड ऑन द मेरिट, नॉट ऑन द रेस। ठीक है, अब रेस पर नहीं थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ये बोल रहे थे नहीं करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जो हायर पोजीशंस थी ना वो अभी भी ब्रिटिशर्स को ही दी जा रही थी। जनरल पार्डन कर दिया गया उन लोगों को जो रिबेलियस हो चुके थे और जिन्होंने कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को या ब्रिटिशर्स को मार दिया था, उनको माफ़ कर दिया गया। ये जो ब्रिटिशर्स थे दे यूज द रिवोल्ट एज अ लेसन टू टाइटन द कंट्रोल। अब इन्होंने डर ज़रूर था, खौफ ज़रूर था कि कहीं फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन इन्होंने इससे एक लेसन लिया कि अब हमें अपने कंट्रोल को और टाइट करना है, इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल टाइट रखना है। फाइनल आउटकम क्या हुआ कि ये जो प्रोक्लेमेशन थी क्वीन विक्टोरिया की इन 1858, इससे इंडियंस की फीलिंग्स को पैसिफाई, शांत करने का अटेम्प्ट किया गया। दूसरा, इंडियंस को कन्विंस किया गया कि अब ब्रिटिश क्राउन रूल के अंडर अब वो प्रोटेक्टेड है और सेफ है और उनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी के लिए काम किया जा रहा है। इन रियलिटी ये एक नए रूल की बिगनिंग थी, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश इम्पीरियल रूल, जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड था लेकिन अब ये ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल्ड था। इसके बाद अगर हम नेचर ऑफ रिवोल्ट की बात करें तो अगर आप यूरोपियन हिस्टोरियंस को सुनो तो वो बोलेंगे कि ये एक सिपॉय म्यूटनी थी, कि मतलब कुछ सोल्जर्स आए, वो आपस में मिले, उन्होंने बगावत कर दी ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ, तो उनके खिलाफ, उनके हिसाब से ये नेशनल मूवमेंट नहीं, बस एक मिलिट्री रिबेलियन था। वहीं पर असलियत में अगर हम इसको देखें, जो हमारे इंडियन हिस्टोरियंस भी बोलते हैं, तो ये एक वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट था ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो भी उन्होंने किया उसके अगेंस्ट एक विद्रोह था, सिर्फ सोल्जर्स में नहीं लेकिन ये नेशन वाइड हुआ था। पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स एंड मतलब नेशन वाइड हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी में था, पीजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, आर्टिशंस, रूलर्स एंड इवन द कॉमन पीपल। अब अगर आप इसमें पॉपुलैरिटी और सपोर्ट देखो ना, तो यहाँ पर ये वाइड स्प्रेड इसको सपोर्ट मिला था इंडियंस का, इस रिवोल्ट को, इस विद्रोह को, और इसमें अलग अलग रीजन्स और रिलीजन्स के लोग आए थे जो ब्रिटिशर्स को हेट करते थे, वो एक साथ में आए थे। इवन एक बोटमैन जो था ना लखनऊ का, उसने भी मना कर दिया था ब्रिटिशर्स की हेल्प करने से, और हिंदू मुस्लिम्स की यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई थी, वो कंधे से कंधा मिलाकर अपने एनिमी के खिलाफ लड़ रहे थे। अब अगर हम स्केल और इम्पैक्ट की बात करें तो ये हमें बताता है कि ये कोई सिर्फ सिपॉय म्यूटनी नहीं, कोई मिलिट्री रिबेलियन नहीं, बल्कि एक नेशनल मूवमेंट था। कैसे? यहाँ पर कुछ 1.5 लाख तक लोग मर गए थे, जिसमें से 1 लाख सिर्फ और सिर्फ सिविलियंस थे। तो ये अगर सिर्फ सिविलियंस इतने मरे हैं तो ये कोई मिलिट्री रिबेलियन तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर मास पार्टिसिपेशन देखी गई, जिसमें सिर्फ सोल्जर्स ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग थे जो साथ में खड़े हुए और एक साथ उन्होंने लड़ा। एंड इट बिकेम द फर्स्ट लार्ज स्केल पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द फॉरेन रूल। अब हम बात करते हैं द ट्रू नेचर ऑफ द रिवोल्ट। सो दिस रिवोल्ट वॉज जस्ट नॉट अ म्यूटिनी, बट ये एक पॉपुलर अपराइजिंग था एंड द एक्सप्रेस ऑफ द डिज़ायर ऑफ फ्रीडम। सब लोग ब्रिटिश रूल से अब फ्रीडम चाहते थे एंड अ स्टेप टूवर्ड्स द इंडियाज इंडिपेंडेंस। सो इसीलिए हिस्टोरियंस राइटली से दैट इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस।
सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन। आई होप आपको चैप्टर समझ आ गया है। अभी भी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है क्लास 8 की हिस्ट्री में, बट यहाँ तक अगर आपने पढ़ लिया तो आगे की कहानी आपके लिए और भी ईजी होती जाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अभी तक जितना भी आपने पढ़ा है ब्रिटिश रूल से रिवोल्ट ऑफ 1857 तक, उसे अच्छे से पढ़ लो। देन वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर्स एंड टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो लर्न मतलब फ्री है पर बेस्ट है।